अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम डेट है और इस डेट को पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस डेट में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इन्होंने सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ जगजीत सिंह अरोड़ा, इंडियन आर्मी कमांडर। ये सरेंडर वर्ल्ड मीडिया के सामने था और इस सरेंडर के बाद एक नया मुल्क जिसे पहले वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था सामने आया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। बांग्लादेश उस वक्त एक बहुत छोटी सी इकॉनमी थी, बहुत से छोटे लैंड एरिया पे ये एक बेस करता था मुल्क, जो कि इंडिया की इंटरफेरेंस की वजह से सामने आया था और कुछ पाकिस्तान की भी गलतियाँ थी। ये जो गलतियाँ थी इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि किस तरीके से इस छोटे से मुल्क ने एक छोटे से लैंड एरिया, एक छोटे सी रिसोर्सेज जो थी उसके पास, उससे किस तरीके से अपने आप को पाकिस्तान से आगे बढ़ा दिया और आज बांग्लादेश कहाँ खड़ा है और हमारी इकॉनमी कहाँ खड़ी है। आइए जानते हैं इस वीडियो। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बांग्लादेश के पास सिर्फ 15% ऑफ लैंड एरिया था, जबकि 54 to 56% ऑफ पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान की वो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करती थी। जिसके बाद जो है पार्टीशन जब हुआ, एक नया मुल्क सामने आया बांग्लादेश के नाम से, उसके बाद जो ये पॉपुलेशन थी वो कुछ पाकिस्तान आ गई, तो अराउंड 51 to 53% वहाँ रह गई। लेकिन वहाँ पर जो रिसोर्सेज थी वो नहीं थी। आपके पास रिसोर्सेज जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में थी और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इस चीज़ से महरूम था। लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, और रिसेंटली 2011 की एक रिपोर्ट में 6% ग्रोथ रेट देखा गया बांग्लादेश की इकॉनमी में, उनकी जीडीपी में। और रिसेंटली एक रिपोर्ट में 2020 गालिबन, उसमें 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 6% से जो ये ग्रोथ रेट था वो चला गया 8% उनकी जीडीपी में। और आज जहां पर बांग्लादेश की जीडीपी $460.2 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी है $376.8 बिलियन। क्यों? हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, हमारे पास तो आपकी लेबर फोर्स भी ज़्यादा है, तो क्यों बांग्लादेश आज हमसे आगे निकल चुका है? क्यों वो अब एक डेवलपिंग नेशन में जा चुका है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं? हमारे पास 3 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत कॉमन हैं और हम भी इस वीडियो में उन्हीं 3 फैक्टर्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं वो 3 फैक्टर्स कौन से। देखिए, जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास यहाँ पर वो उभर के आता है वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट, और ये वन ऑफ द माय फेवरेट फैक्टर है बांग्लादेश का, और मैं इसको बहुत प्रेस करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की लाइन में वो लगी होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं कहूँगा भीख के प्रोग्राम, उनकी लाइन में वो लगी होती हैं हमारी ख़वातीन। लेकिन वही अगर वो फोर्स अपनी लेबर फोर्स में लगाएं, किसी इंडस्ट्री में जाके, वो जो उनकी स्किल है, और हमारी ख़वातीन के पास बहुत स्किल है, पाकिस्तानी ख़वातीन के पास बहुत स्किल हैं। आपकी जो कपड़ा है, कपड़ा सीना इसकी स्किल, स्वेटर सीना इसकी स्किल, हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा। अगर हम देखें तो डिफरेंट जो मेहंदी के डिज़ाइन हैं उसकी स्किल, आप उसकी क्लासेस दे सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तान में इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की अराउंड 60 to 55% ऑफ जो जीडीपी है वो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो भी उनकी मर्चेंडाइज वगैरह होती हैं उस पर बेस करती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और अनाउंसमेंट देता चलूँ कि बात मर्चेंडाइज की चली है तो हम मॉडमैन को कैसे भूल सकते हैं। मॉडमैन बहुत ही एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, और वो अपने कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको उसी तरीके से ट्रीट करता है। आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में, और फ़ैन भी ऑफ है मेरे रूम का, उसमें भी मैंने ये शर्ट पहनी हुई है मॉडमैन की, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कोई मुझे हेजिटेशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक तो इसका कपड़ा है जो इसका हम कह सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लाइट है और इजी टू वेयर है। दूसरी चीज़ ये कि ये इजी टू एडजस्टेबल है, जैसी आपकी बॉडी है उसी तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। ये मेरी अपनी ब्रांड है और आप चेकआउट करें, बहुत ही वैल्यूएबल प्राइस में आपको ये मिल सकता है। विद डिलीवरी ये 749 का आपको मिलेगा और इस प्राइस में ऐसी क्वालिटी बहुत ही वैल्यूएबल है।
आप चेकआउट करें, अगर आप बिलीव करते हैं मुझ पे तो आप ज़रूर चेकआउट करें। मैं आपको फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसका फेसबुक पेज का भी दे दूंगा, और जो इसका व्हाट्सएप जहां पर आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हो, और मैं आपको इसकी कुछ वीडियोस वगैरह भी सेंड करूंगा, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। वीडियो की तरफ वापस आते हुए, जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा था, तो 60 to 55% जो आपकी बांग्लादेश की इकॉनमी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बेस करती है। और उनका जो एक टेक्सटाइल, उनकी शर्ट्स वगैरह, उनके ट्राउज़र, उनकी पैंट्स आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट थी उसे समझा कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो इस चीज़ में काफ़ी मुल्क को हेल्प कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ एब्सेंट नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को, हालांकि उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो भी अपने मुल्क का नहीं है, वो बाहर से उसे इंपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश में लाके उसे एक प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और उसी प्रोडक्ट को फिर वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू आता है। सो ये एक टाइप ऑफ बिजनेस ऐसे ही चलता है हर मुल्क में। तो हमारी जो वुमेन हैं उनको किस काम पे लगा दिया गया, और जो बांग्लादेश की वुमेन हैं उन्हें एक मकसद के लिए जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपको एक ज़िंदगी गुजारने में भी मज़ा आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी लैकनेस है पाकिस्तान में, जबकि बांग्लादेश ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने अपनी वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, जो उनकी स्किल्स थी उन पर वर्क करनी। जो दूसरी मैं फैक्टर देखता हूँ वो यहाँ पर वो देखता हूँ मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। इससे कोई इंसान जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकता है किस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री दागदार रही है, किस तरीके से इंस्टेबिलिटी हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रही है। अगर आप 1948 से उठाएं, 1947 से गालिबन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और अभी तक, तो कितनी गवर्नमेंट्स आई, किसी गवर्नमेंट ने अभी तक अपना टेन्योर पूरा ही नहीं किया। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आज जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए थे और वो वापस इलेक्ट हुई हैं, वो काफ़ी एक डिकेड से वहाँ पर रूल कर रही हैं। और देखें, पॉलिटिक्स में आप जिस टैक्टिक्स से आओ, ये आपका अपना एक खेल होता है। पॉलिटिक्स भी एक खेल है अगर आप समझें। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश की इकॉनमी में एक इम्प्रूवमेंट लाई, वो जिस तरीके से मैंने बात किया तो पहले 6% GDP में इंक्रीज़ हुआ, फिर 8% इंक्रीज़ हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मेरे मुल्क में अगर मैं काम करूँगी तो मुझे वापस आना पड़ेगा और मैं वापस आऊँगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आप बेशक काम ना करें, बस ऊपर वालों को आप जो है, ऊपर वाले से आप समझ चुके हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप उन्हें पसंद है तो आप आकर ही रहेंगे, चाहे आपने अपने घर के सामने भी सड़क बनाई हो या ना बनाई हो। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की ग्रोथ में काफ़ी रुकावट बनी है। अगर इसकी हम बात करें तो बिल्कुल एक अलग वीडियो ही बन जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में इसकी ज़रूर बात करेंगे। तो दूसरा फैक्टर जो था वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज बांग्लादेश से पीछे रह चुका है। रिसर्च के दौरान जो ये तीसरा फैक्टर था जब मेरे सामने आया तो मैं काफ़ी हैरान हुआ, और आपको भी हैरानी होगी कि एक मुल्क जो सिर्फ 15% ऑफ लैंड एरिया पर बेस करता था अपनी आज़ादी के वक्त, और रिसोर्सेज नहीं थी उसके पास, और इस रिसोर्सेज में आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके प्रोफेसर्स, आपकी यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ आ जाता है। वो जब नहीं थी तो अभी कितना % होगा लिटरेसी रेट उनका? आप गैस करें, जब तक आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। 50%, 60%? नहीं, आज उनका लिटरेसी रेट स्टैंड करता है 75%, और जो पाकिस्तान का स्टैंड करता है वो अराउंड 60% करता है। आप देख रहे हैं कि नोट करने की बात यह है कि फ़र्क देखने में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाएं, जिस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जिस तरीके से उनका लैंड एरिया पे बेस करता था, सिर्फ 15% ऑफ लैंड एरिया, पाकिस्तान जो था पूरा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो किस तरीके से इस मुल्क ने अपनी लिटरेसी रेट बढ़ाई। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया, गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने अपनी GDP में एक मखसूस जो थी अमाउंट, एक जो उनको वैल्यूएबल अमाउंट लगती थी, वो तहैया की कि ये हम एजुकेशन में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो यूथ है यही इस मुल्क को संवारेगी। आगे जाके 1971 में जो बूढ़ा हो चुका था वो
कितना जीता, 10 साल जीता, 15 साल जीता, लेकिन जो आगे यूथ थी उन्होंने इस मुल्क को संभालना था। उन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, डिफरेंट आपकी जो एड थी उससे उन्होंने वो एड खाई नहीं पाकिस्तानियों की तरह, उन्होंने डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगाई वो, जिसकी वजह से आज वो 75% पर स्टैंड करते हैं और हम 60% पर स्टैंड करते हैं। इसमें गलती हमारी भी है, इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की भी है, और इसमें गलती हमारे जो पास्ट में कुछ हमारे फिगर्स गुजरे हैं उनकी भी है। मैं इस वीडियो में सिर्फ मकसद यही था कि हमें उन फैक्टर्स के बारे में पता चल सके जिन फैक्टर्स को हमने बढ़ावा देना है। हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है बांग्लादेश की तरह। जी हाँ, बिल्कुल, जो मुल्क हमसे ही आज़ाद हुआ था हम उनकी मिसाल लेंगे। हमने अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना है। किस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड करनी, हमने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। हर इलाके में अगर आप एक क्वालिटी से भरा हुआ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन भी दे देना तो आपको एक काफ़ी हाइक नज़र आएगी हमारे लिटरेसी रेट में, क्योंकि हर इंसान जो है वो हज़ारों की फ़ीस नहीं भर सकता स्कूलों में, जो आजकल हमारी मुल्क की हालात हो चुकी हैं। और जो हमने डिस्कस किया वो था वुमेन एम्पावरमेंट। हमने अपनी वुमेन की स्किल्स को ज़ाया नहीं देने जाना, हमने उनकी स्किल्स को एक अच्छे फैक्टर में लगाना है, जिस तरीके से बांग्लादेश में अपने टेक्सटाइल फैक्टर में लगाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर चेकआउट करिएगा मॉडमैन। मेरी आपसे वादा है कि आप अगर इसे लेंगे तो एज अ कस्टमर नहीं, एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, एज अ ब्रदर टू ब्रदर मैं आपको ट्रीट करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा। शर्ट को ज़रूर चेकआउट करिएगा। शुक्रिया। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो ईजी है लेकिन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है।